एपिसोड 74 भूरी आंखें। अभिषेक की मां ने रितेश के जाने की रात के बाद से ही अपने बेटे अभिषेक को डरते और चीखते हुए सुना था। उस रात अभिषेक जब घर में आया था तो वो बुरी तरह पसीने से भीगा था, थर थर कांप रहा था। उस रात उसकी मां ने उससे बार बार पूछकर ये जानने की कोशिश की थी कि वो ऐसी हालत में क्यों है, लेकिन नशे और डर में होने के कारण अभिषेक के मुंह से कुछ नहीं निकला था। अभिषेक की मां ने उसे पूरी रात करवटें लेते हुए देखा था और अगली सुबह जब उन्हें रितेश की मौत की खबर मिली तो उन्हें मामले को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्हें जैसे ही पता चला कि रितेश की मौत नशे की वजह से हुई है, उन्हें याद आ गया कि पिछली रात अभिषेक रितेश के साथ ही गया था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने अभिषेक को ये बात रटवा दी थी कि कोई अगर उससे पूछे कि वो पिछली रात कहाँ था तो वो कहे कि घर पे ही था। डिम्पल को अभिषेक पर पहले से ही शक था कि वो जरूर रितेश की मौत के बारे में कुछ जानता है, लेकिन जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती थी उसकी माँ बीच में आ जाती थी। लेकिन आज जब अभिषेक उससे टकराया था तो उसने खुद अपना किया कबूला था और इस वक्त डिम्पल ने उसकी माँ के सामने उसी के भरोसे अपना दांव चल दिया था। अपनी बात कहते हुए डिम्पल की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर अभिषेक की माँ समझ गई थी कि डिम्पल की धमकियां खोखली नहीं है और उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो डिम्पल, पूरा मोहल्ला जानता है कि उस दिन मेरा अभिषेक कहीं नहीं गया था, घर पे था। वो तो अब रितेश और अभिषेक की दोस्ती की बात बीच में आ गई है, इसीलिए जाने दे रही हूँ, नहीं तो मैं इन शहरी लोगों को बताती कि हम लोगों को भी कानून खूब समझ आता है। ये कहकर अभिषेक की माँ वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वरुण उससे कहता है, हर जाने के पैसे मैं दे दूंगा आंटी, आप बस बिल भिजवा दीजिएगा मुझे। उनके जाने के बाद डिम्पल अपनी माँ की तरफ बढ़ी जो अब नम आंखें लिए सिसक रही थी। डिम्पल उनकी पलकों को पोंछती हुई बोली, बस करो ना माँ, जो होना था वो हो गया है। अच्छा चलो, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं एक बार फैक्ट्री हो आऊं जरा। इतना कहकर डिम्पल अपनी माँ के दोनों कंधे पकड़कर उन्हें घर के दरवाजे की तरफ भेज देती है। रमा के घर के अंदर जाने के बाद जब वरुण का ध्यान डिम्पल के चेहरे पर जाता है तो वो देखता है कि डिम्पल की आंखों में भी उसका काजल फैल रहा है और उससे बेखबर वो एक टक दूर कहीं देखे जा रही है। वरुण ने पहली बार डिम्पल के चेहरे पर इतनी उदासी देखी थी। उसे देखकर वो बस मन ही मन ऐसा तरीका ढूंढने लगा जिससे कि वो जल्द से जल्द उसके चेहरे से इस उदासी को दूर कर सके। और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बिना डिम्पल की तरफ देखे ही उससे कहता है, अब डिम्पल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी फैक्ट्री देखने चल सकता हूँ। वरुण की आवाज कान में पड़ते ही जैसे डिम्पल को होश आता है और वो वरुण की तरफ मुड़ती हुई कहती है, अब तुमने कुछ कहा? इस पर वरुण अपनी बात को अच्छे से दोहराता हुआ कहता है, वो मैं कह रहा था कि अब प्रपोजल तो रिजेक्ट हो ही गया है, इसलिए आज शाम मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैक्ट्री देखने चल सकता हूँ। वरुण के इस सवाल पर डिम्पल मुस्कुरा देती है और उससे कहती है, वरुण सिंघानिया, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके ऑफिस बिल्डिंग जितनी आलीशान या आपके फैक्ट्रीज जितनी दूर दूर तक फैली हुई कोई फैक्ट्री दिखने वाली है तो प्लीज अपने मन में से ये फालतू से ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी माँ अंबा कारपेट कंपनी हमारे घर से पास दुगने एरिया में है। लेकिन हाँ, अगर आपको शानदार कारपेट्स का नमूना देखना है तो आप बेशक मेरे साथ चल सकते हैं। डिम्पल की ये बात सुनकर वरुण भी मुस्कुरा देता है और मन ही मन खुद से कहता है, तुम्हारे साथ देखने पर तो कोई भी नमूना शानदार ही होगा। और फिर सर ऊपर करके डिम्पल से कहता है, आज फैक्ट्री छोटी है तो कल बड़ी हो जाएगी, और वैसे भी मुझे कारपेट्स बनाने का प्रोसेस देखना है। तो वरुण के मुंह से ये बात सुनकर डिम्पल अपनी उदासी भूल एक्साइटेड होती हुई वरुण से कहती है, ठीक है फिर तो जाओ, अपने शूज पहन लो और 5 मिनट में मुझे यहीं मिलो। ये सुनते ही वरुण की नजर के डिम्पल के पैरों की तरफ जाती है और तब उसे ध्यान आता है कि डिम्पल ने जूते पहन रखे हैं। वरुण जब 5 मिनट में अपने जूते पहनकर बाहर आता है तो देखता है कि डिम्पल अपनी स्कॉर्पियो में एक काला चश्मा आंखों पर चढ़ाए उसके ड्राइवर सीट पर बैठी है। इस वक्त देखने में डिम्पल सुंदर से ज्यादा कूल लग रही थी। इस डिम्पल को देखने के बाद वरुण उस डिम्पल को भूल गया था जिसे वो मुंबई में जानता था। वरुण की गाड़ी में बैठते ही डिम्पल इंजन चालू करती हुई कहती है, अब हमें फैक्ट्री पहुंचने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा और मैं तुम्हें सीट बेल्ट लगाने की सलाह दूंगी क्योंकि ये मुंबई नहीं धनबाद है। डिम्पल की बात मानते हुए वरुण अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है और डिम्पल कार आगे बढ़ा देती है। लगभग आधे रास्ते तक कार में सन्नाटा छाया रहता है।
जहां डिम्पल आज जरूरत से ज्यादा सड़क पर ध्यान दे रही थी, वहीं वरुण को गर्मी के धूप में लगभग बंजर हो चुके इलाके में सब कुछ दिलचस्प लग रहा था। तभी डिम्पल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक की माँ के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन गलत थी। एक्चुअली हमारे एरिया में यूथ स्पेशली लड़कों में नशे की बहुत बुरी लत है। 16-17 साल के होते नहीं कि अपने आसपास के लड़कों को देखकर सब सीख जाते हैं। वरुण डिम्पल की बात ध्यान से सुनता है लेकिन कुछ कहता नहीं है और डिम्पल ही अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, मेरा भाई रितेश, उसकी डेथ भी ड्रग्स ओवरडोज से हुई है और उसके दोस्तों और काफी सारे दूसरे लोगों से बात करने के बाद पता चला कि केस सिर्फ किसी नए ड्रग का नहीं था, बल्कि किसी एक्सपेरिमेंटल ड्रग के बारे में था जो पहली बार ही मार्केट में आया था और रितेश ने बिना सोचे समझे अभिषेक के कहने पर ले लिया। ये कहते कहते डिम्पल का गला रुंध जाता है और वो खुद को संभालते हुए चुप हो जाती है। वहीं उसके पास बैठा वरुण एक्सपेरिमेंटल ड्रग का नाम सुनने के बाद उस दिन को याद करने लगा था जब उसने उसके डेथ रेट को लेकर अपने डीलर टोनी को फटकार लगाई थी। डिम्पल की बात से वरुण को एक धक्का सा लगा था और वो सोच में पड़ गई थी कि अब तक उनके लैब में बने ड्रग्स की वजह से न जाने कितने ही परिवार बर्बाद हुए होंगे, कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया होगा। इसके बाद तो जैसे वरुण अपने दिमाग में इस बात को और अच्छी तरह बिठा लेता है कि उसे अपने बिजनेस से इस धब्बे को हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। बहुत सोचने समझने के बाद वरुण डिम्पल से पूछता है, रितेश ने वो ड्रग किससे खरीदी थी? उसकी मौत के पीछे कौन था? उसने कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की? और डिम्पल इसके जवाब में कहती है, यहाँ की पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है वरुण, नहीं तो अब तक शायद मैंने सब पता लगा लिया होता। खैर तुम जाने दो, तुम तो कल यहाँ से चले जाओगे, मैं भी क्या तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में खींच रही हूँ। इसी बात के साथ डिम्पल अपनी कार ले जाकर अपनी फैक्ट्री के सामने रोकती है। जैसे कि डिम्पल ने बताया था, कारपेट फैक्ट्री एक सादी 2 मंजिल इमारत थी जिस पर एक बहुत बड़ा माँ अम्बा कारपेट कंपनी का बोर्ड लगा था। वरुण की फैक्ट्री या कंपनी जैसे यहाँ कोई यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड नहीं था, बल्कि सब अपने अपने सहूलियत के हिसाब से तैयार थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। और जैसे जैसे डिम्पल वरुण के साथ उससे एक के बाद एक सब कुछ समझाती हुई फैक्ट्री में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और जिन्हें वरुण के बारे में जानने में दिलचस्पी थी वो वरुण की तरफ देखकर डिम्पल से इशारों में उसके बारे में पूछ रहे थे, जिनके जवाब में डिम्पल उनसे कह रही थी, दोस्त है, मुंबई से आया है, मित्रा के यहाँ कुछ काम था उसे। वरुण भी डिम्पल के उसके परिचय देने के बाद सबके सामने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कर रहा था। इसी सिलसिले को कई बार दोहराने के बाद आखिरकार वरुण और डिम्पल फैक्ट्री के गोडाउन में पहुंच गए थे, जहां बड़े बड़े रैक्स पर हर छोटे बड़े साइज के कारपेट्स रखे थे, जिनकी तरफ इशारा करते हुए डिम्पल वरुण से कहती है, इन कारपेट्स को कल ही दिल्ली भेजना है और ये वाला ऑर्डर पूरा होते ही गुजरात के लिए रवाना होगा। और डिम्पल की बात सुनते हुए वरुण डिम्पल के पास उन कारपेट्स को हाथ लगाकर परखता हुआ कहता है, मानना पड़ेगा डिम्पल, तुम जितनी अच्छी सिंगर हो उतनी ही अच्छी बिजनेस वुमेन भी। लेकिन इस वक्त डिम्पल जैसे वरुण की कोई बात नहीं सुन पा रही थी और इसका कारण था वरुण का उसके इतना करीब खड़ा होना। वरुण अपने सामने रैक्स पर रखे कारपेट्स को देख रहा था और डिम्पल वरुण की भूरी आंखों को। डिम्पल समझ नहीं पा रही थी कि वरुण को खुद से दूर होने के लिए कैसे कहे भी या नहीं। तभी वरुण ने एक झटके से डिम्पल की तरफ देखा और उससे पूछा, बताओ ना, तुम इस काम को कब से कर रही हो? ये सवाल सुनते ही डिम्पल जैसे ख्यालों की दुनिया से असलियत की जमीन पर आ खड़ी होती है और जैसे ही वरुण से थोड़ा दूर होने के लिए अपने कदम पीछे लेती है, उसका पैर एक कारपेट के रोल पर पड़ जाता है। डिम्पल पीछे गिरने वाली होती है कि तभी अपने सामने खड़े वरुण की शर्ट थाम लेती है। लेकिन अफसोस, वरुण डिम्पल को गिरने से तो नहीं बचा पाता, पर उसके साथ कारपेट के उस ढेर पर और गिर जाता है, वो भी डिम्पल के ठीक ऊपर। गिरने के शौक के कारण डिम्पल ने अपनी आंखें कस के मीच रखी थी। वरुण अपने 2 हाथों के सहारे डिम्पल के ऊपर खुद को रोके उसका चेहरा देख रहा था। डिम्पल के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे और सहमी हुई सी वो अभी भी वरुण के शर्ट को कस के थामे हुई थी। तभी वरुण ने अपने एक हाथ से डिम्पल के चेहरे पर आ रही लटों को एक एक कर हटाता है और डिम्पल इस एहसास से कि अब खतरा टल चुका है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने पर सामने वरुण को देख डिम्पल थोड़ा घबरा जाती है,
लेकिन फिर वरुण को अपनी तरफ इतने प्यार और मासूमियत से देखता पाकर एक बार फिर उसकी आंखों में खो जाती है। वरुण और डिम्पल की नजरें टकराती हैं और एक पल में ही जैसे उन दोनों के बीच हुई सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और कब डिम्पल की आंखों में देखते हुए वरुण का चेहरा डिम्पल के करीब जाने लगता है, उसे पता ही नहीं चलता। वरुण को इस तरह अपने करीब आता देख डिम्पल उसे रोकती नहीं और अपनी आंखें बंद करती हुई वरुण की अब तक थामी हुई शर्ट पर अपनी पकड़ धीरे धीरे और मजबूत करने लगती है। वरुण के होठ और डिम्पल के होठ बहुत करीब थे और वरुण जैसे डिम्पल की खुशबू में मदहोश होता जा रहा था। जहां एक तरफ वरुण और डिम्पल इस तरह करीब आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में राइमा और आर्यमन अपने ही परिवार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। इस वक्त राइमा अपने बिस्तर पर बैठी एक सेब खाती हुई कोई फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। वहीं आर्यमन थोड़ा हैरान परेशान सा कमरे में इधर उधर टहलता हुआ किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आर्यमन को ऐसे परेशान होता देख राइमा उससे कहती है, वो बहुत बिजी आदमी है डार्लिंग, थोड़ा वेट करो, जब उन्हें टाइम मिलेगा वो कॉल करेंगे। इस पर आर्यमन थोड़ा बेचैन होता हुआ अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता हुआ कहता है, सुबह से 6 बार कॉल कर चुका हूँ, ब्लडी 6 टाइम्स। इसे क्या लगता है कि ये बिजी है तो मेरे पास दुनिया भर का फ्री टाइम है। इस पर राइमा अपना मैगजीन में ही सर गड़ाए हुए आर्यमन से कहती है, थोड़ी तो इज्जत करो उस आदमी की, भूलो मत पिछले 10 महीनों से तुम्हारे ऐशो आराम का खर्चा वही दे रहा है, ना कि तुम्हारे परम पूज्य पिताजी। राइमा की ये बात सुनकर आर्यमन चिढ़ जाता है और जवाब देते हुए कहता है, हाँ तो वो फ्री में पैसे नहीं दे रहा है मुझे, उसके लिए मैं अपने ही परिवार के खिलाफ काम कर रहा हूँ। आर्यमन अभी अपनी बात कह ही रहा होता है कि उसका फोन बजता है और वो बिना नाम और नंबर देखे ही कहता है, हेलो, हाँ सर। और फोन की दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज कहती है, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि बार बार कॉल करके परेशान मत किया करो। उस आदमी को उखड़ता देख आर्यमन थोड़ा हड़बड़ा कर कहता है, अब बात ही कुछ ऐसी थी सर, वो जो पार्क के लीज की बात थी वो पता नहीं कैसे शुक्ला को पता चल गई है। मुझे तो डर है कि कहीं बाकी सब डील्स के बारे में भी उसे पता ना चल जाए। ये कहते हुए आर्यमन के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वहीं राइमा आर्यमन की इस पतली होती हालत को देख मुस्कुरा रही थी। कौन है ये आदमी जो इस तरह से सिंघानिया परिवार को खोखला कर रहा है और क्या होगा आगे डिम्पल और वरुण के बीच, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।